मेरा नाम कासिम है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। सुबह सुबह का वक्त था। मेरा दुकान पर जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज्यादा चलता था और मेरे पास ज्यादा औरतें ही आती थी। कभी कभी हंस बोलकर बातें भी कर लेती थी। मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं कोई उनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठा था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। अच्छे अखलाक से बात कर लिया करता था और पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे ख़ानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था। मेरी बीवी का नाम सुमैया था। जब हम लोग गुजरात में फ्लैट देखने के लिए आए तो उसने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतनी ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाएगी और छत के बहुत फायदे होते हैं, इसीलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतने ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज्यादा पसंद थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, आजान की आवाज सुने तो उसकी पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम लोगों ने ऊपर वाला फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए बहुत जोर से गिर गई और फिर उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है। अब सुमैया अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा झटका लगा था। झटके से गिर जाने से उसके काफी ज्यादा निजाम डिस्टर्ब हो गए थे और इस बात को 1 साल होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता, उसके लिए खाना बनाता, घर को फिर साफ करता, पैसे भी कमाता और उसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेके जाया करता था। मुझे मेरे सारे रिश्तेदार काबिल रहम नजर से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी अपनों का दिल दुखाया और इसलिए मुझे सजा मिली कि मेरी शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी मासूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा था, बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुशअस्लूबी से हमने उस सारे वक्त को गुजारा और अब इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था पर मेरी बीवी के काम ही खत्म नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफा बाथरूम ले गया तो उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वो बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं उसकी सारी बात समझ जाता था। मैं उसके पास मोबाइल फ़ोन रख कर जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे मिस कॉल दे दे और मैं समझ जाऊंगा। मेरी दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रख कर चला जाता था ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतज़ाम भी कर जाता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा से दुकान पर जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफ़ी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं ज़रा गुस्से से बोला तो वो सहम गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नज़र लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी माजूर थी, मैं घर के काम भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया था और इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और फिर उसके बाद मैं अपनी दुकान पर चला गया और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो इस मोहल्ले में नई आई थी। ये लड़की बहुत ही ज्यादा जवान, जहाँ खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। उसका नाम किरण था। उसने आते ही कहा कि मेरा नाम किरण है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा कि मुझे तो सब उस्ताद दर्जी कहते हैं, लेकिन मेरा नाम कासिम है। हाँ, मैं तुम्हारे काम के बारे में ही सुनकर आई हूँ। सुना है कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सीते हो, मेरे कपड़े सी दोगे? मैंने कहा क्यों नहीं। उसने कहा कि दरअसल एक शादी है खानदान में और मैं शादियों में 2-2 घंटे बाद सूट बदलती हूँ।
ये मेरी आदत है क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे कोई 15-16 सूट सिलवाने हैं। 20 दिन के अंदर क्या तुम सिलाई कर दोगे? उसने कहा कि तुम क्या ये सब कुछ आसानी से कर लोगे? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अर्जेंट काम के पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। उसने कहा कि पैसों की परवाह नहीं करो, जब मैं तुमसे 16 सूट एक साथ सिलवा सकती हूँ तो क्या मेरे पास पैसों की कमी होगी? मैं खुश हो गया कि चलो मुझे ये बड़ा काम मिल गया। वैसे भी काफ़ी टाइम से मुझे शादी का ऑर्डर नहीं मिला था और ये शादी का सीज़न भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेमौसम शादी का प्रोग्राम रख लेते हैं। खैर मुझे क्या, मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। उसने कहा कि वो कल कपड़े भी ले आएगी और नाप भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसका नाम, एड्रेस और नंबर लिख लिया। मैं अपनी दुकान में ही काम कर रहा था। वो अगले दिन आ गई। उसने मुझे सारे कपड़े दे दिए और समझा दिया कि किस तरह के सीने हैं, पर उसने कहा कि मुझे एक सूट अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस टाइम अपने घर जाता हूँ, मेरी बीवी बिस्तर पर पड़ी है जिसे देखने के लिए जाना होता है। उसने कहा कि अगर तुम ये सूट अभी सी दोगे तो मैं तुम्हें ये 1000 एक्स्ट्रा दूंगी। मैं सोचने लगा कि 1000 के लिए अगर मैं 1 घंटा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मेरी बीवी अपने घर में बैठी है, कोई सड़क पे तो नहीं बैठी। खाना और पानी मैं उसके पास रख के आया हूँ, 1 घंटे से क्या हो जाएगा? 1 घंटा तो इंसान वैसे भी लेट हो ही जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब से मेरी बीवी की ऐसी हालत थी मैं घर हमेशा टाइम पे ही जाता था, लेकिन मैंने सिलाई करके उसका सूट दे दिया, लेकिन मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। जब मैं वापस रात को घर गया और घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी ज़मीन पर गिरी हुई थी, पानी का गिलास टूटा हुआ था। शायद वो पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो पानी मैंने उसके पास रखा था वो बहुत ही कम था। मैंने उसे उठाया, उसका मुंह साफ किया। उसकी थोड़ी पर चोट भी लग गई थी। मैंने उसकी पट्टी की और मैंने उसको काबिल रहम नज़र से देखा। मैंने उसके पास फ़ोन तो रखा था, लेकिन फ़ोन में शायद बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो मुझे फ़ोन भी ना कर पाई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे काम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। वो मुझसे इशारे में पूछने लगी कि क्या काम था, तो मैंने कहा कि दुकान का काम नहीं था, बस मेरी एक रिश्तेदार फोत हो गई थी। मैंने उससे झूठ बोल दिया। अगर मैं उसे ये कहता कि एक जवान जहां लड़की के सूट सीने के लिए मैंने इतनी देर लगाई और तुम इस चक्कर में नीचे गिर गई और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, तो ज़रूर वो गुस्सा करती। बीवी तो बीवी होती है, बिस्तर पर पड़ी थी तो क्या हुआ? आखिर में उसका जवाब दे था, इसीलिए मैं डर गया और मैंने झूठ बोल दिया। उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि कोई बात नहीं। मैं सोचने लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने काम तो कर दिया था, पर अभी उस लड़की ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा कि सारे पैसे एक साथ ही दूंगी। वो जब भी मेरी दुकान में आती मुझे अजीब किस्म की अदाएं दिखाती, मेरी आंखों में देखती, कभी अपने दुपट्टे से खेलने लगती। दुपट्टा तो उसने बस गले में ही डाला होता था, सर पर भी नहीं लेती थी, और दुपट्टा भी उसका बहुत ही बारीक सा होता था। सब बाजार वाले लोग उसको देखते थे। मेरे सामने एक और दर्जी बैठा था जो मेरा दोस्त भी था। उसने कहा कि ये लड़की आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़े चक्कर लगा रही है, इससे बच के रहना। मैंने कहा कि हाँ, लगता है इस मोहल्ले में नई आई है। उसने कहा कि हाँ नई आई है, लेकिन किसी आदमी को बर्बाद करके आई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि उस औरत को तलाक हुई है। वो पोस्टमैन है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, बूढ़ा सा, उसकी भांजी है ये। मैंने कहा कि ये तो शक्ल से शादीशुदा भी नहीं लगती और तुम कह रहे हो कि इसको तलाक हो गई है। उसने कहा कि हाँ, आजकल किसी का कोई पता नहीं चलता। सुना है बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन जब उसे इसकी हरकतों के बारे में पता चला तो उसने गैरत में आकर इसको तलाक दे दी। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धोकर पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे उस दोस्त ने कहा कि क्या भाभी की हालत अभी भी ऐसी है? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैंने परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है, क्या औरतों को अल्लाह ने मर्दों से ज़्यादा बर्दाश्त दी है? हम मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती। अब तो मैं इस बात को मान गया था।
और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं उसको देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये माजूर है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई अब ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो ये ज़रूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब हमारे दरमियान मोहब्बत हुई थी तो इसके किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वो इसका कज़न था, लेकिन मेरे लिए उसने इसको छोड़ दिया था, तो फिर ये किसी और के लिए मुझे क्यों ना छोड़ देती। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। आजकल मैं किरण के बारे में ही सोचता रहता था। वो रोज़ मुझसे कोई ना कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक उसने कोई पैसे भी नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उठ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई थी। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा। मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? क्या बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि फिर अब आगे क्या इरादा है? क्या सारी ज़िंदगी अकेली ज़िंदगी गुजारोगी? किसी न किसी को तो हम सफ़र बनाना ही है। उसने कहा लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो? उसने कहा कि शक्लो सूरत का अच्छा हो, कद काट का बड़ा हो, मजबूत आदमी हो, सही मजहब रखता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात कर रही है, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश थी मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं उन डोरों के अंदर फंसता ही गया। ये भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे, वो मोहब्बत जो मैं अपनी बीवी से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का कच्चा धागा एक ही वक्त में बड़ा कमजोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिलके भी उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो तोड़ता नहीं है, लेकिन कमजोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी की खींच से पूरा ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे वो बुरी लगने लगी थी। मैं उसकी फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई। वो कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि अब आपकी ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिरकर इस हाल में पहुंच गई। मैंने कहा कि इसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। 5 साल बिस्तर पर पड़ी रही और उसके बाद मैंने कहा कि क्या उसके बाद ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, वो उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं मजीद मायूस हो गया। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते हुए गुजार देता? वाकई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे किरण ने एक बड़ी ही अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी तो ना कोई शक्ल है और ना ही उम्र है ये सब करने की। क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की खिदमत करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊंगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभालूंगी, तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा? मैं उसे ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं जा सकते? अपनी बीवी से छुटकारा तो तुम्हें हासिल करना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में वो औरत आ गई। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है, और वो बीमार भी है। मैंने उसके लिए जो करना था कर लिया। शायद अब उसको भी निजात की ज़रूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पे ले गया। व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था उसको मैंने। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नजर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऊपर लेकर आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था, बल्कि तपती दोपहर थी। वो मुझे कहने लगी कि मुझे नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है।
ऊपर तो बड़ी तेज धूप थी। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब तुम यहीं पर बैठो और मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमतें कर कर के तंग आ गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे काम करता रहूं, तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 मिल सकती हैं मुझे। तो फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब करूं? मुझे माफ कर देना, जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पे खड़ी हो जाती तो शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी की कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पे पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें जिंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस मैं उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को लॉक कर दिया, अब वो व्हील चेयर को घुमा भी नहीं सकती थी। वैसे भी उसका दिमाग भी काम नहीं करता था। वो अपनी दबी दबी सी आवाज में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पाँव इतनी बुरी तरह से फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म महसूस ही नहीं हो रहा था। मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। लेकिन मैं वहीं पर पड़ा था, बेयारो मददगार। मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बनाई और उसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया। एकदम ऐसा मौजज़ा हुआ कि वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई। वो खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी सीढ़ी से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो फौरन मेरी बीवी मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मुखाफत अमल हो गया था। जो मैं उसके साथ करना चाहता था वही मेरी हालत हो गई थी, और मैं उसकी ऐसी हालत पर उसे छोड़कर चला गया था। जैसे उसने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और माफ करती भी क्यों, मैं उसकी जान लेने वाला था। वो वहां से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, सुमैया सुमैया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वो वहां से ऐसे गई कि जैसे पलट कर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद सुमैया ने ही उनको फ़ोन किया था। वो मेरे जितनी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहां छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और ये बाजू भी, यानी अब मैं ना काम कर सकता था और ना ही उठकर चल सकता था। सुमैया ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे मैं उसका ख्याल रखता था। वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मैं उससे माफ़ी मांगता रहता, पर वो मुझसे बोलती नहीं थी और दिन रात मेरा ख्याल करती थी। वो फिर से नौकरी भी करने लगी, और मैं आज भी हैरान हूँ कि कैसे एक ही पल में हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ पलट गई। मैंने मोहब्बत करने वाली बीवी को खो दिया, और वो एक अच्छी इंसान थी जिसने अभी भी मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। मैं बस दिन रात उससे माफ़ी ही मांग सकता हूँ, लेकिन शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ सिर्फ बेवफाई ही नहीं की थी, मैं तो उसकी जान भी लेना चाहता था। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे साथ कोई भलाई का मामला हो जाए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, और ये आपको पैगाम दूंगा कि कभी भी किसी भी हाल में अपने हमसफर का साथ ना छोड़ें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर दें। मिलते हैं अगली नई दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।